हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आशा की शादी पंकज से हुई थी। वैसे तो पंकज एक घरेलू लड़का था जिसे सिर्फ अपना ऑफिस और घर बार ही नजर आता था, लेकिन आशा एक बहुत ही चिड़चिड़ी सी लड़की थी जो अपने ससुराल में आने के बाद कुछ और चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन आशा ऐसे ही किसी बात पर पंकज पर चिल्ला रही होती है, जिसे सुनकर आशा की ननद मीरा अपनी माँ हेमलता के पास आकर बोलती है, माँ देखो ना, भाभी कब से भैया पर चिल्लाए जा रही है और आप हो कि उन्हें कुछ कहती ही नहीं। ये तो गलत है ना, भैया भी उन्हें कुछ नहीं बोलते, सब चुपचाप सुन लेते हैं। हाँ सुनते हैं, और क्यों नहीं सुनेंगे। शादी के बाद बहुआ की ही तो चलती है। और तू उसकी क्या बोल रही है? वो जब देखो तुझे नाटी होने का ताना देती है, तब भी तो तू सुन लेती है और कोई जवाब नहीं देती। मैं तो कुछ नहीं कह रही, और मैं तो कहती हूँ तू भी कुछ मत बोल, वरना तो तूफान एक्सप्रेस तुझ पर चढ़ जाएगी। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं कुछ नहीं बोलती, पर ये तो गलत है ना। मुझे सुनाए तो चलता है, पर भैया तो उनके पति है ना, उनको तो वो बख्श दे कम से कम। और उसके बाद मीरा अपने कामों में लग जाती है। मीरा एक बहुत प्यारी सी लड़की थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी उम्र तो बढ़ी लेकिन हाइट नहीं। उसने बचपन में रस्सा कूदा, चौखट से लटकी और हर वो नुस्खा ट्राई किया जिससे कि उसकी हाइट बढ़ सके, लेकिन उसे कोई भी फायदा कहीं से नहीं हुआ। वो कहते हैं ना, किस्मत पर तो किसी का जोर नहीं चलता। बस ऐसा ही कुछ हुआ मीरा के साथ। एक दिन मीरा की भाभी आशा उसके पास आकर बोलती है, मीरा इतनी सी तू है और आफत तूने इतनी मचा रखी है। तुझे कितनी बार कहा है बेड के नीचे मेरा हाथ नहीं जाता, झाड़ू तू मारा कर, फिर भी तूने झाड़ू नहीं लगाई अब तक। सॉरी भाभी, मैं आपके कमरे में झाड़ू लगाना भूल गई। चल चल अब बहाने मत दे और जाकर झाड़ू लगा। आशा के कहने पर मीरा पूरे घर में झाड़ू लगा देती है। आशा जानबूझकर मीरा से उसकी हाइट से रिलेटेड काम ही करवाया करती ताकि वो उसे नीचा दिखा सके। इससे उसे अजीब सी खुशी मिलती। एक दिन पंकज आशा से बोलता है, आशा नई पिक्चर आई है, चलो ना हम देखने चलते हैं। हाँ मैं जल्दी से तैयार होकर आई, आज हम दोनों मूवी देखने जाएंगे, बड़ा मजा आएगा। सुनो ना, मैं सोच रहा था कि मीरा ने भी काफी टाइम से कोई मूवी नहीं देखी, तो क्यों ना हम मीरा को भी ले चलें, इसका भी बाहर घूमना हो जाएगा। आशा ये सुनकर चिढ़ जाती है कि तभी वहाँ मीरा आती है और आशा उसे सुनाने के लिए ताने मारकर बोलती है, हाँ ले चलो, वैसे भी मीरा की कौन सा टिकट लगेगी, इसकी हाइट को देखकर तो सब इसको बच्ची ही समझेंगे। मुझे तो ये डर है कि कोई इसे पोलियो ड्रॉप ना पिला दे। आशा की ये बात सुनकर मीरा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो अपने भाई की खुशी के लिए कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। जिसके कुछ समय बाद मीरा शाम को मार्केट जाती है और उसकी टक्कर एक लंबे से लड़के से हो जाती है जो उसे देखकर बोलता है, अरे बच्ची देखकर चलो, अभी तुम्हें लग जाती तो। और पापा मम्मी कहाँ हैं तुम्हारे? तुमको ऐसे ही सड़क पर छोड़ दिया, ये तो गलत बात है। हेलो मिस्टर लंबू, मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरी बस हाइट थोड़ी छोटी है। कोई बात नहीं, सब मुझे इस बात के लिए ताना देते हैं, तुम भी दे दो। ऋषभ जब मीरा को ध्यान से देखता है तो बस देखता रह जाता है और उसे ऐसे घूरता देखकर मीरा बोलती है, हेलो मिस्टर, मेरे चेहरे पर इंस्टा रील्स चल रही हैं क्या, जो देखे ही जा रहे हो? नहीं, मैं बस ये देख रहा हूँ कि तुम कितनी क्यूट हो, प्यारी सी। मीरा उसकी बातों से खुश तो होती है पर उसे इग्नोर करके चली जाती है। जिसके बाद अक्सर ऋषभ मीरा से रास्तों पर मिला करता। ऋषभ के मुंह से निकले वो कुछ बोल मीरा को उसकी भाभी की कड़वी बातें सुनने की हिम्मत देते हैं, और अब भाभी जब भी मीरा की बुराई करती मीरा मुस्कुरा देती। धीरे धीरे जब आशा ने देखा कि मीरा को उसकी बातों से कोई बुरा नहीं लग रहा, तो उसने भी मीरा को कुछ भी उल्टा बोलना छोड़ दिया। दिन यूं ही गुजरते हैं और एक दिन मीरा से रास्ते में फिर से ऋषभ मिलता है और बोलता है, ओ मैडम, अब तो बहुत दिन हो गए हैं तुम्हारे पीछे घूमते हुए, तुम्हारा नंबर मिलेगा क्या? क्यों, तुम्हें मेरे नंबर का क्या करना है? मैं नहीं देने वाली तुम्हें नंबर। क्यों भाव खा रही हो? नंबर लेकर तुमसे दोस्ती करूंगा और क्या, आखिर लड़के इसीलिए ही तो नंबर मांगते हैं, तुमसे दोस्ती करनी है मुझे। इतना सुनते ही मीरा ऋषभ को अपना नंबर दे देती है और जिसके बाद उन दोनों की बातें और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है। और एक दिन ऋषभ मीरा को पार्क में मिलने बुलाता है।
और बोलता है। मीरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मंजूरी दो तो मैं अपने माँ पापा को तुम्हारे घर लेकर आना चाहता हूँ, तुम्हारा हाथ मांगने। तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरी हाइट देखी है? और तुम तो नॉर्मल इंसान से भी लंबे हो। हमारा कोई मैच ही नहीं है। लोग हमारी जोड़ी को देखेंगे तो बस हंसेंगे। तो हंसने दो, मैं तुमको पसंद करता हूँ और तुम्हारी आंखें बताती हैं कि तुमको भी मैं पसंद हूँ। फिर हमको किसी से क्या लेना? बट वी आर इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। इतना कहकर ऋषभ मीरा को गले से लगा लेता है और जिसके कुछ दिन बाद ऋषभ अपने माता पिता के साथ मीरा के घर रिश्ता लेकर आता है, जहां एक तरफ हेमलता इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी, वहीं आशा अपने पति पंकज को साइड में ले जाकर उसके कान भरते हुए बोलती है। ये क्या कर रही है आपकी नाटी बहन? उसने खुद को देखा है और इस लंबू को तो देखो, इनका कोई मैच नहीं है। आप इस शादी के लिए मना कर दो। ये दोनों ही एक दूसरे के लिए सही है। अब हमको देखो, हम दोनों फिजिकल एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, पर न हमारी सोच मिलती है और न विचार। भले ही ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हो, पर एक दूसरे को इतना चाहते हैं जितना शायद हम एक दूसरे को कभी समझ ही नहीं पाए। इतना कहकर पंकज सबके पास आकर बैठ जाता है और तभी ऋषभ बोलता है। मुझे बहुत लोगों ने लंबे होने का ताना दिया, शायद वैसा ही कुछ कभी मीरा ने भी सुना हो। जितना अकेलापन लोगों के बीच मैंने महसूस किया, शायद उतनी अकेली मीरा भी हो। हम दोनों चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को मंजूर करें ताकि हम दोनों एक दूसरे का साथ दे सकें। ऋषभ की ये बात सुनकर आशा को ये एहसास होता है कि आखिर वो कितनी गलत थी और वो बिना कुछ बोले, बिना माफी मांगे अपनी नाटी ननद मीरा को गले लगा लेती है, जिसके कुछ देर बाद ऋषभ रिश्ता पक्का करके वहाँ से चला जाता है और आशा मीरा को साइड में ले जाकर बोलती है। मुझे माफ कर दो मीरा, मैं जब से इस घर में आई हूँ मैंने हमेशा तुमसे वो काम करवाए जिससे तुम्हारे नाटे होने का तुम्हें एहसास हो। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी बाहर जाने में बहुत शर्म आती थी कि लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। अरे भाभी कोई बात नहीं, बल्कि आपने तो मुझे ये बात याद दिलाकर हकीकत से रूबरू रखा कि मैं नाटी हूँ, और आपकी बदौलत मुझे एक ऐसा इंसान मिला जिसने मुझे वैसे ही पसंद किया जैसी मैं हूँ। जिसके बाद मीरा आशा को गले लगा लेती है और पंकज ये सब कुछ देखकर बोलता है। चलो जी, देर आए दुरुस्त आए। आखिर मेरी आशा मैडम को अपनी गलती का एहसास हो ही गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद दिन बीतते हैं और आशा मीरा की शादी की तैयारियों में लग जाती है। अब आशा मीरा के साथ मार्केट जाती और उसे उसमें कोई शर्म नहीं आती। दिन गुजरते हैं, मीरा और ऋषभ की शादी का दिन आता है। शादी में आए कुछ मेहमान ऋषभ और मीरा की जोड़ी को देखकर हंस रहे होते हैं और ये देखकर आशा को बहुत गुस्सा आता है और वो उन मेहमानों का हाथ पकड़कर उन्हें दरवाजे से बाहर खड़ा करके दरवाजा उनके मुंह पर बंद करते हुए बोलती है, इम्परफेक्ट इज न्यू परफेक्ट। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हर इंसान अपनी जगह परफेक्ट होता है, चाहे वो नाटा हो या लंबा, गोरा हो या काला। कौन इंसान कैसा है ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस इंसान को अच्छा फील करवाना ये हमारे हाथ में है। और रही बात पार्टनर की, तो आपका पार्टनर आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा जैसे आप हो। बस जरूरत है तो अपने परफेक्ट वन की तलाश की। सरिता किचन में काम कर ही रही होती है कि तभी उसको काम करता देख उसका पति किशोर किचन में जाता है और उसके हाथों से चाकू लेकर साइड में रख देता है और उसको चेयर पर बैठाकर उससे बोलता है, आज तुम्हारा प्यारा पति यानी कि मैं घर पर हूँ, तो आज तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। आज घर का सारा काम मैं करूँगा। तुम? हाँ मैं। क्यों, मैं एक दिन घर का काम करके अपनी बीवी को आराम नहीं दे सकता? ना बाबा ना, मुझे नहीं चाहिए कोई आराम। अरे तुम जितना काम करोगे नहीं ना, उससे ज्यादा काम तो बढ़ा दोगे मेरे लिए। चुप, बिल्कुल चुप। यार कितना बोलती हो, मैंने बोल दिया ना कि मैं काम करूँगा तो मैं करूँगा। इतना बोलकर किशोर सरिता को चुप करवाकर खुद काम करने लगता है और सारे बर्तन साफ करके सब्जी काटने लगता है, जिसमें उसका थोड़ा सा हाथ कट जाता है और सरिता जल्दी से उसके पास जाती है और उसके हाथ को टैप के नीचे रखकर उसके हाथों से निकल रहे खून को साफ करते हुए गुस्से में बोलती है, कर ली अपने मन की, हो गई दिल को तसल्ली।
काट लिया अपना हाथ, लाओ चाकू दो, दूसरा मैं काट देती हूँ। सरिता का गुस्सा देखकर किशोर अपना सर नीचे करके उससे माफी मांगते हुए बोलता है। सॉरी, पर आज का खाना मैं ही बनाऊंगा। ठीक है, करो फिर, मुझे क्या। इतना बोलकर सरिता वहाँ से चली जाती है और किशोर खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद सरिता को अच्छा नहीं लगता और वो किचन के बाहर खड़ी होकर किशोर को खाना बनाते हुए देखने लगती है। और किशोर को अकेले किचन में काम करता देख सरिता खुद से बोलती है। हाथ कट गया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। कितना प्यारा बलमा मिला है मुझे। भगवान मुझे हर जन्म में इन्हीं से मिलाना। इतना बोलकर सरिता किचन के बाहर ही खड़े होकर किशोर को काम करते हुए देखती है। कुछ देर बाद खाना बनाकर किशोर सरिता को आवाज लगाता है और सरिता जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। और जिसके बाद किशोर खाना टेबल पर लगाते हुए एक बार फिर से सरिता को आवाज देता है, जिसे सुनकर सरिता अपने रूम से बाहर आती है और किशोर से बोलती है। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी तीखी जालिमा, खाना बन चुका है। अब अपने हाथों से खाना खिला दो और खुद भी खा लो। तुम प्यारे बलमा और मैं तीखी जालिमा, तो मैं तो नहीं खिलाने वाली तुम्हें अपने हाथों से, खुद ही खा लो। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो नाराज हो गयी। मैंने बोल दिया ना कि मैं नहीं खिलाने वाली, इसलिए अब मुझे मक्खन लगाना बंद करो। अच्छा ठीक है, मत खिलाओ, पर मेरे हाथों से तो खा सकती हो ना। किशोर के मनाने के बाद भी सरिता नहीं मानती, जिसके बाद किशोर बड़े ही प्यार से सरिता को अपने हाथ से खाना खिलाता है। और खाना खाने के बाद किशोर सरिता का हाथ पकड़ता है और उससे बोलता है। तो कैसा लगा मेरे हाथों का खाना? बहुत से भी बहुत घटिया। नमक के अलावा कुछ पता ही नहीं चला, ना किसी मसाले का पता था, ना किसी स्वाद का। वो तो तुमने प्यार से बना लिया था, इसलिए मैंने खा लिया, वरना ऐसा खाना तो मैं सूंघू भी ना। अच्छा ऐसी बात है, तो क्यों किचन से बाहर खड़ी होकर मुझे छुप छुप कर देख रही थी? बोलो। मैं कहाँ देख रही थी तुम्हें? वो तो मैं किचन में पानी लेने आ रही थी, देखा आगे तुम काम कर रहे हो, तो मैंने फिर डाइनिंग टेबल से पानी उठा के पी लिया। रहने दो, तुम्हें तो सही से झूठ बोलना भी नहीं आता। मुझे सब पता है, तुम अपने प्यारे बालम के सामने जानबूझकर तीखी जालिमा बनती हो, पर अंदर से तुम बहुत ही प्यारी हो। कर ली प्यार भरी बातें, चलो अब जल्दी सो जाओ, कल जल्दी उठकर तुम्हें माँ जी को स्टेशन लेने भी जाना है। ये बोल दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और अगली सुबह जल्दी उठकर किशोर अपनी माँ शांति को लेने रेलवे स्टेशन जाता है और अपनी माँ के साथ घर आता है। घर आते ही शांति सरिता को गेट पर ना देखकर किशोर से बोलती है। मुझे लगा था कि बहू तेरे साथ शहर में रहेगी तो शायद इसकी तीखी जुबान में कुछ फर्क आएगा, पर देख ले इसको, ये तीखी जुबान के साथ साथ आलसी भी हो गई है। सास घर आ चुकी है, पर करमजली को बिल्कुल भी शर्म नहीं है कि एक बार आकर आशीर्वाद ही ले ले। माँ ऐसा नहीं है, वो तो बस सरिता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने ही उसको दवाई लेकर आराम करने को बोला था। बहू की तबीयत खराब है और मैं न जाने उसे क्या क्या बोले जा रही थी। अच्छा मुझे बहू के पास ले चल, मैं ही उससे मिल लेती हूँ। इतना बोलकर शांति किशोर का हाथ पकड़ती है और उसके हाथों पर पट्टी देखकर बोलती है। ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं माँ, वो मैं काम कर रहा था, बस उसी में थोड़ा सा हाथ कट गया। पर तू तो कंप्यूटर पे काम करता है ना, जहाँ तक मुझे पता है कंप्यूटर तो हाथ नहीं काटता। माँ ऑफिस में काम करते समय हाथ नहीं कटा, वो तो मैं कल रात को खाना बना रहा था तब हाथ कट गया था। बहू के होते हुए तू खाना बना रहा था? अरे मुझसे लड़कर तू इसे यहाँ इसलिए लाया था ताकि तू अपने ऑफिस के साथ साथ इसका भी काम कर सके। शांति गुस्सा हो ही रही होती है कि तभी सरिता हाथों में चाय नाश्ता लेकर अपनी सास के पास आती है और अपनी सास से बोलती है। माँ जी मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ जितनी आप समझते हो। अरे आप आओ और मैं सोती रहूँ, ऐसा कैसे हो सकता है? वैसे इनका हाथ ना इनकी अपनी गलती की वजह से कटा है। मैंने इन्हें बहुत मना किया था कि मत करो ये काम मत करो, लेकिन नहीं, ये मेरी सुनते ही नहीं। तो बताओ इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? अरे ये नहीं सुनता तो क्या, तू मेरे बेटे से घर का काम करवाएगी? माँ जी आप भी ना घर आते ही बस मुझसे लड़ने की सोच रही है। अरे आई हैं आप, जरा बैठ जाइए, फ्रेश हो जाइए, चाय नाश्ता कर लीजिए, फिर लड़ लेना मुझसे। बेटा तू तो बोल रहा था कि बहू की तबीयत खराब है, पर मुझे तो बहू बिल्कुल ठीक लग रही है। हाँ माँ दवाई दी थी ना कल, अब ठीक हो गई होगी, आप चाय लो ना। इतना बोलकर शांति से बैठकर चाय पीने लगती है और किशोर अपनी माँ का सामान लेकर रूम में जाता है।
कुछ देर बाद किशोर तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और जब शाम को घर आता है तो उसके आते ही सरिता उससे बोलती है, आ गई तुम? अच्छा, मैं और माँ जी तो तैयार है, तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। किस लिए? वो क्या है ना कि माँ जी इतने दिनों बाद आई है, तो मैंने सोचा कि हम सब कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। सरिता कल चलते हैं, आज मैं बहुत थक गया हूँ। तुम हमेशा ऑफिस से आके थक जाते हो, मैं तो घर का काम करके थकती ही नहीं, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम बाहर खाना खाने जा रहे हैं। सरिता को ऐसे तैयार देखकर और उसकी खुशी के लिए किशोर तैयार हो जाता है और उसके हाथों में हाथ डालकर उससे बोलता है, चलें तीखी जालिमा, बाहर खाना खाने। तुम माँ जी के साथ गाड़ी में बैठो, मैं अपनी साड़ी ठीक करके आती हूँ। सरिता के बोलने पर किशोर अपनी माँ के साथ जाकर कार में बैठ जाता है और खांसने लगता है। किशोर की तबीयत ठीक ना देखकर शांति उसके सर पर हाथ रखती है और अपने बेटे को बुखार में तपता देख शांति उसको अपने साथ अंदर ले जाती है और अपनी बहू पर गुस्सा करते हुए बोलती है, प्यारा बलमा तीखी जालिमा। क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? क्यों बोल रही हूँ? अरे किशोर बुखार से तप रहा है और तू उसकी देखभाल करने के बजाय उससे लड़ रही है। जबरदस्ती उसको हमारे साथ बाहर चलने को बोल रही है। अरे तुझे अपने पति से जरा भी प्यार नहीं है क्या? अपनी सास की बातें सुनकर सरिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये सब देखकर किशोर अपनी माँ से बोलता है, माँ, हल्का सा फीवर है बस, और इसमें सरिता की क्या गलती है? उसको थोड़ी ना पता था कि मुझे फीवर है, और वो तो आपके लिए ही मुझसे जिद कर रही थी ताकि हम सब कुछ देर साथ में रह सकें, और मुझे पता है मेरी सरिता मुझसे बहुत प्यार करती है। जिसके बाद शांति का गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाता है, पर किशोर को बुखार में तपता देख सरिता को पूरी रात नींद नहीं आती और वो उसकी देखभाल में लगी रहती है। ये सब देखकर शांति को अपनी बहू पर बहुत नाज होता है और शांति खुद से बोलती है, मेरी बहू बिल्कुल नारियल की तरह है, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। भगवान ने सही जोड़ी बनाई है, प्यारा बलमा और तीखी जालिमा। ये बोलकर शांति अपने रूम में चली जाती है और कुछ दिन बाद किशोर की तबीयत ठीक होने पर शांति फिर से गांव चली जाती है और दोनों पति पत्नी इसी तरह एक साथ हंसते खेलते अपनी जिंदगी को जीते हैं। गंगा देवी जुबान से भले ही गूंगी थी, लेकिन उसका दिल बहुत ही साफ था। अपनी बड़ी बेटी शमिता की शादी करने के बाद आज उसने अपने बड़े बेटे नील की भी शादी एक बानी नाम की लड़की से की। लेकिन जहां गंगा अपनी जबान को नहीं चला सकती थी, वहीं बानी अपनी जबान को बंद रखने का नाम नहीं लेती थी। वो एक नंबर की बड़ बोली लड़की थी। बानी का बिना कुछ सोचे समझे बोलना ही अब उसकी आदत बन चुका था। इसीलिए जैसे ही गंगा देवी उसका स्वागत करते हुए उसकी आरती उतारती है, तो बानी अपनी सास के पैर छूकर बोलती है, माँ जी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने इस नए घर को खुशियों से भर सकूं। गंगा अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दे देती है, जिसे देखकर बानी बोलती है, अरे माँ जी कम से कम मुंह से बोल कर तो आशीर्वाद दो। दूधो नहाओ, पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। बानी, माँ बोल नहीं सकती। एक एक्सीडेंट के दौरान माँ की आवाज चली गई थी। क्या सच में माँ जी? हाँ हो। क्या कहा माँ जी? दोबारा बोलना। अरे बड़ा मजा आया सुन के, बहुत फनी लग रहा है। बहू ये आ गई है। वाह क्या आवाज है, बिना शब्दों के भी आई हूँ। मजा सा आ गया सुन के, मनोरंजन वाली सांस मिली है मुझे। बानी, ये क्या कह रही हो? तुम मेरी माँ का मजाक उड़ा रही हो। अरे सास है वो तुम्हारी, बोल नहीं सकती तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम उनका मजाक बनाओगी। मेरा हाँ हाँ ओ आई आई है ओ आई आई ये माफ कीजिए, वो क्या है ना कि गोलमाल मूवी के बाद मैंने आज ऐसा कोई फनी सीन देखा है तो मुझे हंसी आ गई। इससे पहले कोई प्रॉब्लम हो, मुझे मेरे कमरे में जाना चाहिए। बानी अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद नील अपनी माँ से बोलता है, माँ ये कैसी लड़की ढूंढी है, बोलने से पहले सोचती भी नहीं है कि क्या बोल रही है। आज आपके गूंगेपन पर कितना हंस रही थी ये, आपको कितना बुरा लगा होगा। ओए नहीं आई आई है ओ आई हुआ। नील भी अपने कमरे में आराम करने चला जाता है। अगली सुबह गंगा सोफे पर बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही होती है, लेकिन बानी उसको चाय नहीं देती। थोड़ी देर बाद नील जागता है और अपनी माँ को ऐसे उदास बैठा देखकर बोलता है, माँ क्या हुआ, चाय नहीं पी क्या आज? अरे आ ओ ओ आए
आई। बानी, बानी इधर आओ। बानी रसोई से बाहर आती है और नील से बोलती है। जी नील जी बोलिए। माँ को अब तक चाय क्यों नहीं दी? माँ जी ने तो मुझे चाय के लिए एक बार भी आवाज नहीं लगाई, तो बताओ। तुमको पता है ना माँ बोल नहीं सकती, फिर वो आवाज कैसे लगाएंगी? अरे तो हाँ भाई, मुझे भी कोई सपना थोड़ी ना आ रहा है माँ जी को चाय चाहिए। अरे आप लोगों ने कहीं लिखकर थोड़ी ना लगा रखा है माँ जी को इस टाइम चाय देनी है, इस टाइम खाना देना है। खामखा बरस रहे हो मेरे ऊपर। तो तुम खुद भी तो पूछ सकती हो ना माँ से कि माँ जी आपको कुछ चाहिए या नहीं। अरे मुझे क्या पता कि माँ जी को क्या चाहिए और क्या नहीं, और अगर मैं उनसे पूछती हूँ तो आप सबको लगता है कि मैं उनका मजाक उड़ा रही हूँ। हद है, मतलब मेरे लिए एक तरफ कुआं तो दूसरे तरफ खाई है। नील और बानी को झगड़ते देखकर गंगा उनसे बोलती है। हूँ बोला मैं हूँ माँ ये जो बहू है ना आपकी, इसकी बस जुबान चलती है लेकिन काम करने में इसको सांप सूंघ जाता है। तो अपने लिए अपनी माँ जैसी गुंगी बीवी ले आते ना, दोनों की खूब जमती, दोनों आई उई करते रहते। तुमसे बहस ही नहीं करनी, जा रहा हूँ मैं। नील घर से अपने काम के लिए निकल जाता है। पीछे से बानी सारे घर के काम करके आराम से लेटकर टीवी देख रही होती है। तभी गंगा उसके पास आकर बोलती है। आए हुए है। क्या बोला माँ जी, दोबारा बोलना। आए हुए। यार सासू माँ आप कितने फनी हो, मतलब बोल नहीं सकती फिर भी आई हूँ एकदम परफेक्ट कर लेती हो आप। मुझे तो समझ ही नहीं आता पर मजा बड़ा आता है। गंगा बानी की बात से उदास होकर उसके कमरे से चली जाती है और थोड़ी देर बाद खुद ही रसोई से खाना लेकर खा लेती है। शाम को बानी की एक दोस्त आशा घर आती है, जिसके बाद दोनों बैठकर चाय पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रही होती है। तभी आशा बानी से बोलती है। बानी यार तेरी तो मौज है, तेरी सास वैसे ही गूंगी है, वो तो ना तुझे ताने मारती होगी ना ही किसी काम के लिए कुछ बोलती होगी। बड़े ही सुकून से जी रही है तू तो। अरे काहे का सुकून, भले ही माँ जी गूंगी है लेकिन पूरा दिन उनका आई हूँ खत्म ही नहीं होता। सच्ची? कैसे कैसे करके बता जरा। औ ए आ हाउ फनी यार, कितना मजा आता होगा ना तुझे, फ्री का एंटरटेनमेंट हो जाता होगा तेरा। हाँ वो तो है, माँ जी के ना बोलने का ये तो फायदा है, पूरे घर में बस मेरी ही आवाज गूंजती है, वरना अगर माँ जी बोलती तो सारा दिन बस उनकी ही आवाज गूंजती, मुझे तो बोलने ही नहीं देती। सही है, ऐश कर। आशा और बानी बहुत देर तक बातें करते हैं और गंगा का मजाक उड़ाते हैं। ये सब सुन रही गंगा मन ही मन में बहुत रोती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं, बानी का बोलना बंद ही नहीं होता, वो कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दिया करती थी। ऐसे ही गंगा के जन्मदिन पर उसकी बेटी शमिता अपने पति माधव के साथ अपने घर आ रही थी, लेकिन ये खबर सुनकर बानी बिल्कुल खुश नहीं थी और वो नील से इस बारे में बोलती है। नील जी, आपकी बहन और बहनोई घर आ रहे हैं, आप ही बताओ उनके आने से मेरा कितना काम बढ़ जाएगा। मेरी बहन के आने से तुम्हारा काम बढ़ जाएगा? वाह, अरे जैसे अपनी ये बड़बोली जुबान चलाती हो वैसे ही हाथ चलाओ तो कितनी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। वाह, खुद की माँ तो बोल नहीं सकती और मेरे बोलने से तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। अरे चाहते क्या हो, तुम्हारी माँ की तरह सारा दिन आऊं यही सब करती रहूं? खबरदार मेरी माँ का मजाक बनाया तो, और मेरी माँ का जन्मदिन है, सब आएंगे, तुमको काम करना पड़ेगा, समझी? नील ये बोलकर ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद बानी को ना चाहते हुए भी सारा काम करना पड़ता है, लेकिन वो काम करते हुए बोलती है। जो बोल नहीं सकती उसका जन्मदिन मनाना है सबको, मैं भी देखना क्या करती हूँ फिर शाम को। शाम होने पर शमिता भी अपने पति के साथ घर आ जाती है। नील भी एक खूबसूरत सा केक लेकर आता है और सभी मिलकर गंगा के जन्मदिन का केक कट करवाते हुए हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। लेकिन बानी मजाक बनाते हुए अपनी सास की गूंगी भाषा में उसे विश करते हुए बोलती है। बानी की ये हरकत देखकर नील के साथ साथ शमिता को भी गुस्सा आ जाता है कि वो उनकी माँ का ऐसे मजाक बना रही है, लेकिन गंगा उनको शांत कर देती है। तभी जल्दबाजी में बानी जलती हुई मोमबत्ती की साइड से केक उठाकर खा लेती है, जिसके कारण उसकी जीभ पर मोमबत्ती की गर्माहट लगने से उसको दर्द होना शुरू हो जाता है और वो अपने मुंह से
मोमबत्ती फेंकते हुए चिल्लाने लगती है। उसकी तड़प को देखते हुए नील उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है, जहां उसकी जीभ जलने से डॉक्टर उसको 1-2 हफ्ते बिल्कुल कुछ ना बोलने को कहता है। अब बड़बोली बानी की बोली 2 हफ्तों के लिए बंद हो जाती है। अब गूंगी सास का मजाक बनाने वाली बानी खुद गूंगी जैसी जिंदगी बिताने पर समझती है कि उसकी सास कैसा फील करती होगी। ये सब सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थोड़ी ठीक होने पर अपनी सास के पास जाकर बोलती है, माँ जी मुझे माफ कर दो, पर मुझे आज समझ में आया कि आप कितनी मजबूर हैं, कितना कुछ बोलना चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, जब खुद पर बीती तभी समझ आया ना। अरे तुमको बोलने की आदत थी तो मेरी माँ की आवाज बन सकती थी तुम, लेकिन तुमने तो उनकी आवाज ना होने का बस मजाक ही बनाया। इसीलिए कहते हैं किसी के दर्द को इतना मत कुरे दो कि भगवान वो दर्द तुम्हें भी दे दे। तुम तो बस 2 हफ्ते के लिए गूंगी हुई थी, मेरी माँ सालों से ये दुख सह रही हैं। नील जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं अब समझ गई हूँ। अब से मैं कभी कोई गलती नहीं करूँगी और माँ जी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगी। कहते हैं ना, जब तक दर्द खुद ना सहो दर्द का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वैसा ही कुछ बानी के साथ भी हुआ। खुद की आवाज जाने पर उसको अपनी सास के दर्द का एहसास हुआ, जिसके बाद भगवान ने उसको ये एहसास करा ही दिया कि हमें कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अपनी खूबियों से उसकी कमी को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।